Honorable Minister जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, द मैरीटाइम एड्स टू नेविगेशन बिल पर कुल मिला के सम्मानीय 8 सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर भारतीबेन सियाल, श्री राम शिरोमणि वर्मा जी, राजीव प्रताप रूडी जी, श्री एम निवासुलू जी, अप्पा बारणे जी, कौशलेंद्र कुमार जी, अरविंद सावंत जी एंड लास्ट में जसबीर सिंह जी। बोला। जब मैं कल सोच रहा था कि मेरा बिल थोड़ा टेक्निकल है, हाउस में उसके ऊपर कैसी चर्चा होगी, लेकिन मुझे खुशी हुई कि नेविगेशन के संदर्भ में जो माननीय सदस्यों ने अपना विषय रखा, खास करके रूडी जी ने, अरविंद जी ने, जो डिटेल से नेविगेशन, मैरीटाइम नेविगेशन को समझते हैं, इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री भी हमारे सामने रखी। और ये सब्जेक्ट मेरी दृष्टि से दो टाइप का है। एक ये टेक्निकल है, दूसरा फिलोसॉफिकल भी है। टेक्निकल इसलिए है कि सारी टेक्निकल मैटर है, जैसा यहाँ माननीय सदस्यों ने कहा कि ये टेक्निकल विषय के साथ आप लोगों ने हेरिटेज और टूरिज्म सब जोड़ दिया। फिलोसॉफिकल इसलिए है कि आज के समय में भी हम बोलते हैं दीप स्तंभ, वो कैसा है? दीप स्तंभ जैसा है, लाइट हाउस जैसा है। कोई व्यक्ति सही दिशा देता है तो उसको आज के समय में हम कहते हैं वो लाइट हाउस जैसा है, दीप स्तंभ जैसा है, और इसकी एक क्रेडिट है। और दूसरा एक रास्ता दिखाता है। लाइट हाउस रास्ता दिखाता है आपको कहाँ जाना है, आप जाते जाते रास्ते में भटक ना जाओ, आपका लोकेशन सुनिश्चित करता है। और उसमें भी एक विशेषता है, इंडिया में जब पारादीप में एक फॉल्स पॉइंट लाइट हाउस है। फॉल्स पॉइंट लाइट हाउस 1938 में इसलिए बना था कि वहां महानदी रिवर है, तो उसको हुगली रिवर मान के कई शिप उसमें घुस जाते थे, तो उसको इंडिकेट करते थे कि यहां मत आना, आपको जाना इधर, इस साइड में रिवर है। तो इस टाइप के लिए भी वो इंडिकेशन मार्क होते थे कि यहां आने जैसा है, यहां नहीं आने जैसा है। मतलब ये जो लाइट हाउस है उसका ये रोल बहुत मल्टीपर्पज रहा है। और साहब जो यहां बताया गया 34 लाइट हाउस कोई सदस्य ने किया, लेकिन इंडिया के कोस्टल लाइन पर 195 लाइट हाउस है, और सारी दुनिया में लाइट हाउस है। आज कितनी भी टेक्नोलॉजी आई हो, जीपीएस आया हो, वीटीएमएस आया हो, कोई भी टेक्नोलॉजी आई हो, लेकिन ये सबसे पुरानी और ट्रेडिशनल व्यवस्था है। और कल सारी सिस्टम बंद हो जाए तो ये सिस्टम बंद नहीं होने वाली है, इसलिए उसका महत्व है। दूसरा, ये सभी लाइट हाउस का अपना कोड होता है। हर लाइट हाउस को सारी दुनिया में कोई भी नेविगेटर होता है, उसके पास मैनुअल होता है। हर लाइट हाउस उसको कैसे घूमता है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी कैसा कलर कोड निकलता है, उसके आधार पर उसका लोकेशन तय होता है। कोई वेसल्स निकला है तो उसको कैसे पता चले कि ये सोमनाथ है, ये कोचीन है, ये कोझिकोड है। ये लाइट हाउस के आधार पर पता चलता है कि ये लाइट हाउस, ये कोड है, तुरंत ही मैनुअल निकाल के देखेंगे कि ये इस टाइप का लाइट हाउस कौन सा है, तो क्या कोझिकोड का है। इसलिए वो एक अच्छी तरह से जो मछुआरे हो, जो अदर वेसल्स हो, उसको इंडिकेट करता है और उसका लोकेशन तय कर देता है। और दूसरा, यहाँ सबसे मेरे विषय महत्वपूर्ण है, माननीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा विस्तार से चलने देना। जसबीर सिंह जी ने यहाँ पे नहीं रहे, उन्होंने विषय थोड़ा अलग था, लेकिन वैसे है। अच्छा, आपने जो विषय कहा कि आपके यहाँ शिप रिसाइकलिंग हो रहा है, वो अच्छी तरह होना चाहिए, उसमें पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। माननीय सदन को और आपको भी माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इंडिया आज शिप रिसाइकलिंग में दुनिया में बेस्ट है, और अच्छी तरह से हैजार्डस वेस्ट रिमूवल सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इंडिया में है। हमने शिप रिसाइकलिंग बिल पास करके हमारे अलंग शिपयार्ड में 95 प्लॉट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कर दिया, जैसे दुनिया अपना वेसल्स को यहाँ भेजे। मेरा आग्रह है कि कभी किसी को गुजरात में जाने का अवसर मिले तो शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एक बार अवश्य देख के आइए, क्योंकि हमें एक टन स्टील चाहिए तो आपको 10 टन कोयला जलाना पड़ता है, तब जाके 1 टन स्टील मिलता है। आज देश की, मैं ले जाऊंगा, मैं आपको देश की रिक्वायरमेंट का 8% स्टील हमें शिप रिसाइकलिंग यार्ड से मिलता है। नंबर ऑफ टाइप के फर्नीचर मिलते हैं,
नंबर ऑफ टाइप की मशीनरीज मिलती है, क्योंकि सिर्फ वहां रिसाइकलिंग होता है, इसलिए बहुत देश के लिए उपयोगी हो। और इसलिए बजट में सम्माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगले 5 साल में हमें सिर्फ रिसाइकलिंग को डबल करना है। उसको देखते हुए हमने सिर्फ रिसाइकलिंग बिल पास करके एक अच्छा काम किया और दुनिया में वो नोटिस हुआ है। पहले मर्क जैसी शिपिंग लाइन, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है, अपने वेसल्स इंडिया में नहीं बेचती थी, लेकिन आज वो भी बेचने लगे। यूरोपियन फ्लैग वाले वेसल्स इंडिया में नहीं आते थे, उन्होंने इंडिया में भेजना चालू कर दिया। अगले दिनों में वहां आज जाके देखो 25-30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगारी मिल रही है और 1 से 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगारी वहां मिल रही है। और देश में कई चीज फर्नीचर, आप देखो कितना अच्छा फर्नीचर। मैं अगले दिनों में वहां एक अच्छा एक्सपो लगाना चाहता हूं, सारे देश के ट्रेडर्स को वहां ले जाऊंगा, देखो ये चीज आपके स्टेट में यहां से ले जाओ और बेचो। अच्छा फर्नीचर, अच्छा फ्रिज, अच्छा कूलर और नंबर ऑफ टाइप की चीज उसमें से निकलती है। ये भी एक देखने जैसा है। आप कभी जाने का अवसर मिले तो अवश्य आप उसकी मुलाकात लीजिए। सम्माननीय अरविंद सावंत जी ने 2 विषय रखे हैं। एक आपने जो विषय रखा है कि आपके यहाँ जो यॉट है उसका पार्किंग होना चाहिए, बढ़ रही है। आज के दिन में मैंने उसके मरीना के लिए टेंडर फ्लोट कर दिया है, उसका पार्किंग की व्यवस्था भी वहां अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आपके यहाँ कान्होजी आंग्रे आइलैंड है। कान्होजी आंग्रे आइलैंड पर 125 साल पुराना लाइट हाउस है। मैं थोड़े दिन पहले गया था। मैं उसको टूरिज्म पर्पज ऑफ व्यू से डेवलप करना चाहता हूँ। ये आइलैंड इतना ब्यूटीफुल है और शिवाजी महाराज के समय की तोप बोप लगी हुई है, फोर्ट है और ये फोर्ट तोप सब इतना ब्यूटीफुल है। और आप जाके ये जमाने में कैसी सिस्टम थी, ये लाइट हाउस भी लोग देखेंगे, वहां एंजॉय भी करेंगे, टूरिज्म पर्पज ऑफ उसे 1 दिन का पैकेज बन जाए, इस तरह से उसको डेवलप करना है। उसमें से मुझे प्रेरणा मिली कि देश में क्या लाइट हाउस को टूरिज्म पर्पज ऑफ व्यू से डेवलप नहीं कर सकते। हमारी विरासत है, हर लाइट हाउस का एक इतिहास है और वो राजा महाराजा के समय से बना हुआ है, अंग्रेज समय से बना हुआ है और उसकी भी एक हिस्ट्री है। तो क्या ये लाइट हाउस के क्षेत्र में ही हम डेवलप करके उसको हेरिटेज के रूप में डेवलप करके टूरिज्म पर्पज ऑफ व्यू से डेवलप कर सकते हैं क्या? उसको देखते हुए मैंने उसमें ऐड किया है और इसलिए मैंने सारे देश के 195 लाइट हाउस को सर्वे करवाया। उसमें से कहां अच्छी लैंड है और ये सब इतनी अच्छी पोजीशन पर है, तो आप कोई जगह पे जाओ तो जाने जैसा लोकेशन होता है, क्योंकि ये हाइट पर होता है, अच्छी तरह से उसके अगल बगल में ग्रीनरी होती है, क्योंकि कोस्टल लाइन होती है। तो जहां ज्यादा लैंड है, ऐसे 71 लोकेशन मैंने आइडेंटिफाई किया है और 71 हम लाइट हाउस को टूरिज्म पर्पज ऑफ व्यू से डेवलप करने के लिए मैं एक यूआई फ्लोट कर रहा हूं और कई प्लेयर आएंगे, उसको देखेंगे और उसमें क्या क्या हो सकता है वो भी अपने सुझाव देंगे। और बाद में अंदर म्यूजियम, हर लाइट हाउस उसकी एक हिस्ट्री, जब ऊपर चढ़ते हैं तो आप थक जाते हैं, तो आप थक ना जाओ और ऊपर चढ़ के सारा समुद्र की लहरों को देख सको, इसलिए हर स्टेप पर उसकी हिस्ट्री दिखाते हुए फोटो लगाना और उसकी एक सिनर्जी करके ऊपर तक जाए तो उसको ऐसा लगे कि मैं म्यूजियम में आया हूं। ऐसा करके हर पोर्ट पर हर लाइट हाउस को मैं डेवलप करना चाहता हूं, जो अगले दिनों में अच्छी तरह से टूरिज्म पर्पज ऑफ व्यू से डेवलप होगा। कौशलेंद्र कुमार जी ने बिहार से कहा कि हम समुद्र तट के नहीं है, लेकिन आप समुद्र से जुड़े थे। आप जब मगध साम्राज्य था उस वक्त इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से पटना से हल्दिया वाटरवेज से ट्रांसपोर्टेशन और वहां से आप डायरेक्ट दुनिया में चले जाते थे। आप दुनिया के साथ, आप समुद्र के साथ जुड़े हुए थे और जुड़े हुए आज के दिन में भी है। आज आपके यहाँ कालू घाट है, उसको हम मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में डेवलप करके दुनिया में आप अपना कार्गो यही रूट से हल्दिया तक पहुंचा दे और वहां से ही दुनिया में कंटेनर चले जाए। दुनिया से जो कार्गो आए और डायरेक्ट कालू घाट तक, पटना तक आ जाए और वहां 2.5 मीटर का ड्राफ्ट हमने सुनिश्चित कर दिया। आज के दिन में उसका उपयोग भी चालू हो गया है। अगले दिनों में आपको वहां ही समुद्र है और वहां ही पोर्ट है, ये दिशा में हम डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और रूडी साहब भी है। रूडी साहब ने तो बहुत इतिहास बताया है और श्रीरंग अप्पा बारने जी ने भी अच्छी बात रखी है कि उसको मछुआरों को फायदा होगा कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा मछुआरों को ही है। सभी जीपीएस लगा है, कोई जगह पे कोई छोटी मोटी बोट होती है उसमें जीपीएस नहीं लगा है, तो उसके लिए
लाइट हाउस ही आज के लिए उसके लिए महत्वपूर्ण है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर बोट जीपीएस लगाए और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहा है, और कई बोट्स ने लगा भी दिया है और कई बोट्स ने नहीं भी लगाया हो तो उसका उपयोग करके उसको भी फायदा होना है। वैसे ही रूडी जी ने तो सारा इतिहास बता दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैरीटाइम की हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है। उन्होंने पुराने लाइट हाउस का भी जिक्र किया। मैं तो वहां हमारे वेदों में भी नेविगेशन का उन्होंने नौका नेविगेशन उसको जोड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हिंदुस्तान की मैरीटाइम हिस्ट्री इतनी पुरानी है, आज दुनिया में एक 5000 पुराना कोई दुनिया के पास ये विरासत नहीं है। हिंदुस्तान 5000 साल पहले कितना सभ्य था, ये जो कोई बता सकता है तो इंडियन हेरिटेज मैरीटाइम हिस्ट्री बता सकती है। और उसके लिए आप लोथल जाइए, 5000 पुराना वहां डॉक आज के दिन में मौजूद है। समुद्र वहां से 50 किलोमीटर दूर हो गया है, लेकिन 5000 साल पहले लोथल और कितना डेवलप्ड नगर था, और उस वक्त हम कितना सभ्य थे वो हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा। दुनिया आज हमें सिखाती है ऐसा नहीं, हम भी दुनिया को एक दिन सिखाते थे। और ये लोथल में मैंने तय किया कि मोदी जी ने मुझे प्रेरणा दी कि भाई क्या ये लोथल को आप क्रिएट कर सकते हैं क्या, वैसा ही वैसा। तो उसको वैसा ही आज से 5000 साल पहले देखो, विंड फ्लो आता था, उससे उसकी सफाई हो जाती थी। इस टाइप का रास्ता वहां, उसका जो स्ट्रीट थी, उसकी गली थी, उसका जो सिटी प्लानिंग था, इस टाइप का सिटी प्लानिंग था। आज हम कहते हैं कि दुनिया साइंस में इतनी आगे बढ़ी है, साइंस में इतनी आगे बढ़ी है। आप आज यही लोथल के ही सभ्यता के समय का, मतलब इंडस सिविलाइजेशन का एक नगर गुजरात में धोलावीरा में है, और धोलावीरा में ये जो नगर आज मिला है वैसा ही है, देखने जैसा है। आज हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, 5000 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता था आज भी वहां मौजूद है, देखने जैसा है। दूसरा, हम सिटी प्लानिंग की आज बात करते हैं, नगर ही है, वैसा ही नगर मिला हुआ है। सिटी प्लानिंग ये जमाने में कैसा था, ड्रेनेज कैसी थी, आज भी देखने जैसा। इतना ही नहीं, ये नगर की बाउंड्री पर थॉट है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक थॉट पर आज हम कहते हैं कि 6 लाइमस्टोन को 600 सेंटीग्रेड हीट ट्रीटमेंट करके थोड़ा सा फ्लाई एश ऐड कर दे तो सीमेंट बन जाता है, और उसकी आयुष्य 100 साल की होती है। ऐसा हम आज के दिन में कहते हैं, हमारा साइंस कहता है। ये जमाने में एक फोर्ट की बाउंड्री पर मड से प्लास्टर किया है, और 5000 साल के बाद आज वैसा ही वैसा है। ये हिंदुस्तान की सभ्यता थी, हिंदुस्तान के पास ये साइंस था। और ये साइंस दुनिया को दिखाने के लिए 1000 करोड़ रुपीस का खर्च करके लोथल में 5000 साल पहले जो लोथल था, यही लोथल हम रिक्रिएट करने के लिए हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में आप जाएंगे तो आप 5000 साल पुराने हो जाएंगे, आपका व्यूअर्स भी वो होगा। वहां उस वक्त जो ट्रेड चलता था वही ट्रेड, वैसे ही ट्रेडर वहां बैठे होंगे, ये ही स्ट्रीट होगी, और वहां आप एंट्री करेंगे। कौन आपका जो पैसा का यूज होता है 5000 साल पहले कैसा कौन था जो आज की सभी जगह पे उससे ही मिला है, उसका ही आप अंदर जाके उसका ही यूज कर पाएंगे। ऐसा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने का, निर्माण करने का हमने काम चालू कर दिया है। तब जाके दुनिया आएगी ये सभ्यता का अभ्यास करने के लिए। वहां हम एक इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे, दुनिया आए कि ये 5000 साल पहले हिंदुस्तान कितना सभ्य था। और मैं उसमें सब स्टेट को जोड़ना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी स्टेट के पास अपनी अपनी हिस्ट्री है। शौल्य राजा के समय में, मगध साम्राज्य के समय में, पांड्यन साम्राज्य के समय में, वो हम पैसिफिक आइलैंड कंट्री तक हमारा साम्राज्य था, वहां तक हम राज करते थे। तो ये समय की हिस्ट्री लेके सब मैरीटाइम स्टेट है, उसका भी एक एक पेविलियन वहां बनेगा, और ये स्टेट अपनी हिस्ट्री दिखाएगा कि ये हमारी स्टेट। गुजरात को एक पेविलियन हो, महाराष्ट्र का एक पेविलियन हो, तमिलनाडु का एक पेविलियन हो, आंध्र का एक पेविलियन हो, ओडिशा का भी एक पेविलियन हो, सभी का एक एक पेविलियन हो। और ये पेविलियन में वो अपनी अपनी हिस्ट्री लेके आएंगे और वहां दिखाएंगे, तब जाके दुनिया को पता चलेगा। हम 2000 साल तक परतंत्र रहे ना, कभी हमारे पर हुणों ने शासन किया, कभी शकों ने शासन किया। 1000 साल तक मुगलों सब सहित सब लोगों ने शासन किया, 240 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। 2000 साल तक की हमारी परतंत्रता के परतंत्रता होने से हम हमारी हिस्ट्री को भूल गए, हम हमारे इतिहास को भूल गए। इसलिए दुनिया में आज अब सोमनाथ दर्शन के लिए जाइए, सोमनाथ दर्शन के लिए आप जाएंगे, सोमनाथ मंदिर के पीछे
एक पुराने समय का सदियों पुराना एक एरो आज वैसे ही रखा, एरो बताया हुआ है, समुद्र को ताकते हुए समुद्र की साइड में ऐसा एरो बताया। ये एरो आप साउथ में साउथ पोल तक कोई भी लैंड नहीं है ऐसा दिखाता है। ये हमारा नेविगेशन नॉलेज था। सारी वहां आके सोमनाथ मंदिर से जो एरो दिखाया है, ये एरो को आज आप स्टडी करें तो साउथ पोल तक कोई भी बीच में लैंड नहीं आती है। ये कितना हमारा नॉलेज होगा। जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया और जब यूरोपियन लोगों ने हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करना था, ट्रेड करना था, सिल्क रूट रुक गया, तब जब वास्को द गामा निकला और कैप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गया हो, अफ्रीका तक तो पहुंच गया, लेकिन इंडिया में आने के लिए ज्ञान उसके पास नहीं था। तब कच्छ के नेविगेटर, जिसको वालम ग्रुप, वालम फैमिली कहते थे, ये वालम लोग उसको मिले और उस वक्त हिस्ट्री में मौजूद है, ये तो हिस्ट्री में मौजूद है आज के दिन में, कि वास्को द गामा के पास जो वेसल्स था उससे 4 टाइम बड़ा वेसल्स ये वालम लोगों के पास था। ये वालम फैमिली उसको वहां से गाइड करते इंडिया तक लाए। ये हमारी ताकत थी दोस्तों, हमने उसको यहां गाइड करके लाए थे, उसके पास यहां आने का ज्ञान नहीं था। ये हमारी हिस्ट्री है। और यहां आने के बाद जब अंग्रेज लोगों को लगा, आज आप कहते हैं, यहां जो सम्मानित सदस्य ने बताया कि 20 साल 25 साल की आयुष्य होती है वेसल्स की, दुनिया में 90,000 वेसल्स है, शिप है, ऐसा बताया। लेकिन ये शिप का नॉलेज इंडिया के पास इतना बड़ा था। आप सूरत में वाड़िया फैमिली थे 240-50 साल पहले, सूरत मुंबई में वो वेसल्स बना के तैयार रखते थे, दुनिया उसके पास लेने के लिए आती थी, यहां से ले जाती थी और दुनिया यूज करती थी। ये नॉलेज हमारे पास था। और जब अंग्रेज को पता चला कि उसके पास तो इतना नॉलेज है, तो उन्होंने 1958 में उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी इंडियन शिप बिल्डर ने शिप नहीं बनाना है, और उसको शिप बनाना है तो केवल रॉयल नेवी के लिए ही बनाना है। 1859, यस यू आर करेक्ट मी। तो 1859 में उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। आज ब्रिटिश के म्यूजियम में 20 साल एक शिप चलता है, 25 साल की आयुष्य, मैक्सिमम 40 की साल की आयुष्य होती है। इंडिया ब्रिटिश रॉयल नेवी में 80 ईयर सेल किया हुआ वेसल्स आज उन्होंने वो म्यूजियम में रखा है, वो इंडिया में बना हुआ है और इंडियन शिप बिल्डर ने बनाया हुआ है। ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था। इसलिए हमारी नेविगेशन, हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री, ये इतनी रिच हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री को फिर से उजागर करना है। और आजादी के बाद अब रोड के पर चल गए, हम रेलवे के पर चल गए। अंग्रेज क्यों कलकत्ता आए थे और कलकत्ता में उन्होंने क्यों कैपिटल बनाया पहले? क्योंकि वहां उसको 2 वाटरवेज मिलते थे, एक गंगा वाटरवेज, एक ब्रह्मपुत्रा वाटरवेज। ब्रह्मपुत्रा वाटरवेज के माध्यम से वो जाते थे 1700 किलोमीटर चाय के बगान में, आसाम में, वहां से चाय लेके आते थे कलकत्ता में, और कलकत्ता से वो यूरोप में जाते थे। वैसे ही यहां वाराणसी और इलाहाबाद तक इनलैंड वाटरवेज से वो ट्रेड करते थे, इनलैंड वाटरवेज से वो कार्गो मूव करते थे। लेकिन आजादी के बाद एक सेक्टर उपेक्षित हो गया। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि हमारा वाटरवेज को डेवलप करके नदी में जल परिवहन बढ़ाना है। हमारा कोस्टल लाइन को डेवलप करके हर कोस्टल लाइन 1 माइल टू माइल किलोमीटर कोस्टल लाइन का स्टडी किया है। जो कोस्टल लाइन के सम्मानित सदस्य है उसको पता होगा, मैं सागर तट समृद्धि योजना बना रहा हूं, जिसमें एक माइल पर क्या अपॉर्चुनिटी है जिसको हम एनकेज कर सके। उसके लिए मैंने व्यक्तिगत वेबिनार के माध्यम से मीटिंग किया है कि भाई आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन सी जगह पे आप फिशरीज हार्बर बनाना चाहते हैं, कौन सा लोकेशन वो टूरिज्म पर्पज ऑफ व्यू से डेवलप कर सकते हैं, कौन सा पोर्ट है, कौन सा पहले पोर्ट था आज नहीं है, कौन सा फीडर पोर्ट हम बना सकते हैं, कहाँ सैटेलाइट पोर्ट बना सकते हैं, कहाँ हम बड़ा पोर्ट बना सकते हैं। ऐसा करके सारे समुद्र तट का मैपिंग करके 250 प्रोजेक्ट लेके अगले दिनों में मैं आने वाला हूं, जिसमें जो सांसद ने कहा है उसका ही हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और उसके माध्यम से जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने कहा था कि मेरे क्षेत्र में फिशरीज हार्बर 4 बनने का लोकेशन है, सर्वे करने के लिए मैंने फर्स्ट चरण में 50 लोकेशन आइडेंटिफाई करके उसका डीपीआर बनाने के लिए दे दिया है। 81 लोकेशन गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर पर कहां जेटी बना सकते हैं, वहां किसान का
प्रोडक्ट है उसको बेचा जा, उसका उपयोग किया जा सके, इंडस्ट्रियल क्लस्टर का माल मूव हो सके। सारी दुनिया का मॉडल है, सारी दुनिया में जाके देखो, कोई भी इंडस्ट्री पोर्ट के अगल बगल में ही होती है, तब जाके लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, तब जाके दुनिया के साथ आप कॉम्पिटिटिव बनते हैं। सर, हर लोग, एक्सपर्ट लोग अपना अपना ओपिनियन देते रहते हैं कि हिंदुस्तान में लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है, 14% जीडीपी के सापेक्ष में है, दुनिया की एवरेज 9% है, लेकिन भाषण से 9% और 40% के बीच में गैप करने के लिए भाषण से गैप नहीं होगा, कम। एक गैप कम करने के लिए उसके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, ये एक्शन प्लान सुनिश्चित करने के लिए मैंने सागर तट समृद्धि योजना में प्रावधान किया, जैसे कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एग्रीकल्चर क्लस्टर, फीडर पोर्ट, मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट और कैप्टिव पोर्ट कहां बनाया जाए, उसको देखते हुए अगले दिनों में हमें आगे बढ़ना है। एक एड टू मरीन, एड टू नेविगेशन बिल एक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें 3-4 बिंदु को ध्यान में रखते हुए 1997 में जो बना था, थोड़ा सा भविष्य में रिफॉर्म हुआ, मैंने केवल उसमें आज के दिन में जो विद्यमान टेक्नोलॉजी है उसको ही ध्यान में नहीं रखा है, अगले दिनों में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उसको भी ध्यान में रखते हुए कहा है। दूसरा, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन राइज किया है रूडी जी ने कि उसकी एग्जामिनेशन, वो ये विषय का ऑनरेबल एमपी है तो उसको पता है कि वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट लेता है और ये सभी एविएशन को लेनी चाहिए, मेरी मिनिस्ट्री को उसमें लेनी चाहिए। ये नहीं है, उसके लिए मैं माननीय टेलीकॉम मंत्री जी से बातचीत कर चुका हूं, मैंने लेटर भी लिखा है कि ये पावर हमें दे दो, हम ही उसको लेंगे और मैं उसके साथ बातचीत करके, क्योंकि ये उसका विषय से जुड़ा हुआ विषय है, तो उसको भी ये हमारे संज्ञान में है कि ये डिपार्टमेंट ही लेना चाहिए, डीजी लाइट हाउस ही लेना चाहिए। उसको देखते हुए हमने ये बिल लाए हैं जिसमें विस्तार से हम अगले दिनों में हमारा लाइट हाउस को कैसे डेवलप करें, टूरिज्म पर्पज ऑफ व्यू से कैसे डेवलप करें, बेस्ट टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन तो हमने चालू कर दिया, लेकिन वो नियम और रूल से चलता था, उसको एक संवैधानिक दर्जा मिल जाए, इस दृष्टि से उसमें ऐड किया है और सभी सम्मानित सदस्यों ने सर्वानुमते उसको समर्थन किया, इसलिए मुझे खुशी हुई। अगले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उसमें हम सब लोगों की भी एक जिम्मेवारी हमने वहन की है, इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। विधेयक पर विचार किए जाने हेतु प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 52 तक विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 52 विधेयक का अंग बने।